अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हम चैप्टर 8 हमने ख़त्म किया था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 जो है वेव्स एंड एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर में हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, साउंड और लाइट वेव के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें क्या हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेव्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेव्स के बारे में, मैकेनिकल वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है वेव्स। अच्छा, आप अपनी बुक साथ रखा करें, ठीक है, लेक्चर लेते वक्त, और जो चीज़ें मैं अंडरलाइन करवा रही होती हूँ आपने उनको बहुत अच्छे से जो है वो अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, और उनको अच्छे से याद करना है। हो सकता है उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज कुछ भी आ जाए। ठीक है, इफ़ वी ड्रॉप अ पेबल इन द स्टिल वाटर इन अ पॉन्ड, एक तालाब के अंदर पानी बिल्कुल खड़ा है, ठीक है, स्टिल है कि बिल्कुल भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसके अंदर अगर हम कोई कंकर फेंक देते हैं, ठीक है, स्टिल वाटर में, वाटर इज डिस्टर्ब्ड एंड रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स सरफेस, पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके इर्द गिर्द जो रिपल्स है वो प्रोड्यूस होंगी जब हम कंकर फेंकते हैं। ठीक है, वी कॉल देम वेव्स, और उन रिपल्स को हम क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। ठीक है, दीज वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द प्लेस वेयर द पेबल हिट्स, वो वेव्स कहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ पे हमने कंकर फेंका होता है वहाँ से शुरू होती हैं और पूरी जगह पे हर डायरेक्शन में वो फैल जाती हैं। एंड वाटर पार्टिकल्स बिगिन टू मूव अप एंड डाउन, और पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे को मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं। वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेव्स जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैसे ज़रूरी हैं? दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर, वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, मैटर को ट्रांसपोर्ट किए बगैर। व्हाट हैपन्स व्हेन वी क्लैप, जब हम ताली बजाते हैं तो क्या होता है, क्लैपिंग मेक्स द एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो उससे जो हमारे एयर में, हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो जी, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक तो है मैकेनिकल वेव और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम, मैकेनिकल वेव्स जो है उसको क्या चाहिए होता है, उसको एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी चाहिए होता है ताकि वो उसके अंदर से ट्रेवल कर सके। साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स जो है वो उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए हाईलाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता। लाइट वेव्स जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको भी बल्कि अंडरलाइन कर ही लें आप। तो ये आप मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल हैं। ठीक है, तो इसको करें आप अंडरलाइन। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव्स जो पार्टिकल मीडियम जिसमें पार्टिकल मीडियम जो है वो वाइब्रेट करे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करे डायरेक्शन ऑफ वेव में। ये देखें आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव है और ये ट्रांसवर्स वेव है, ये देखें ऐसे ये परपेंडिकुलर वेव्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं। ये इसका क्रेस्ट है और ये जो है ये इसका ट्रफ है। ठीक है, तो ये वेव्स क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। द अप एंड डाउन मोशन ऑफ रोप, एक तरफ से हमने एक किनारा पकड़ लिया रस्सी का और एक तरफ से उसको हमने किसी भी जगह पे लटका दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है, और एक साइड से जब हम रोप को अप एंड डाउन मोशन देंगे तो ऐसे वेव्स परपेंडिकुलर बन जाएंगी। ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग एज शोन, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग में बन सकती हैं। दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, और ये वेव्स जो हैं क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का वो उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें।
द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ, और जो उसका लोएस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। अ कंप्लीट वेव साइकिल विल हैव बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ, और एक जो कंप्लीट वेव साइकिल है उसके अंदर क्रेस्ट भी होगा और ट्रफ भी होगा। ट्रांसवर्स वेव्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं ये सिर्फ कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, ये सॉलिड सरफेस के ऊपर या फिर लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, जैसे पानी के ऊपर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है longitudinal waves, the waves in which particle of medium vibrate parallel to the direction of motion of the waves are called longitudinal waves। अब ऐसी waves जिसमें पार्टिकल मीडियम जो है वो वाइब्रेट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स के पैरेलल, पहले हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर, ये हमारे पैरेलल मूव करेगा और इसको हम कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, ये आप देखें, साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हिच कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये देखें साउंड वेव्स ऐसे होती है ना, ठीक है, पैरेलल जा रही हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। साउंड वेव्स इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और ये एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं, इनसे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है ये वेव्स कौन सी है। उसके बाद है साउंड एज अ कंप्रेशनल वेव, ठीक है। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। व्हेन समवन बीट्स अ ड्रम, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रम ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ इट्स डायफ्राम। जब हम ढोल को पीटते हैं, ठीक है, ढोल ड्रम बजाते हैं, तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ड्रम से वो उसकी डायफ्राम की वाइब्रेशन की वजह से होता है। द रैपिड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन द एयर। तो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम जो है उसकी वजह से एयर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। These disturbances spread out in all direction, और ये हर डायरेक्शन में फैल जाती है। When the diaphragm moves outward from its normal position, it pushes the nearby air particles. This create high density region। इसकी वजह से high density region जो है वो create हो जाता है। High pressure zone create होता है, उसको हम compression कहेंगे, ठीक है। तो ये आप कंप्रेशन की डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है, ठीक है। पूरा अंडरलाइन मैं नहीं अब करवा रही, यहाँ से करना पड़ेगा, आप इसको कर लें। When the diaphragm moves inward from its normal position, जब diaphragm inward move करेगा उसकी normal position से air particle relax होंगे और फैल जाएंगे। This create a region of low density, उसकी वजह से low density create हो जाएगी, low pressure zone बनेगा, और उसको हम कहेंगे जी refraction। As the diaphragm continues to vibrate continually, जब वो वाइब्रेट करता रहेगा, सीरीज ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शंस मूव आउट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव साउंड। तो कंटिन्यूसली कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन वेव्स जो हैं, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन जो है वो मूव करेगा डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव में। सिक्स टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स, वेव्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टू स्टडी वेव्स वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स। जब हम वेव्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें और भी बहुत सारी टर्म्स को जो है वो हमारे सामने आती हैं, उनको रीड करना होता है, जो है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया फॉर साउंड प्रेशर वर्सेस टाइम। ये हमारे पास साउंड है और ये टाइम है, ठीक है। Sound pressure swings about normal atmospheric pressure in a region as refraction follows compression. Sound pressure has its highest value at the middle of compression and lowest value at the middle of rarefaction। ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उसकी मीन पोजिशन से लेके उसके तो वो क्या है, एम्पलीट्यूड। ये देखें यहाँ पे उसकी है जी मीन पोजीशन, और यहाँ से उसने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ये मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उसने किया है वो है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो इसको आप कर लें जी अंडरलाइन। इट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट मीटर, ये मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। इसका यूनिट जो है वो मीटर है। फॉर द वेव विद लार्जर एम्पलीट्यूड, ऐसी वेव जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो उसका साउंड जो है वो भी लाउडर होगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कंप्रेशंस ऑफ रेयरफैक्शंस ऑफ टू कंसेक्टिव वेव्स। दो कंसेक्टिव वेव्स जो हैं, ठीक है, उनके दरमियान में जो उनका सेंटर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है दो कंसेक्टिव वेव्स का, ये देखें, ठीक है, उसको हम कहेंगे जी वेवलेंथ, ठीक है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें।
पॉइंट डी एंड एफ जो है यहाँ पे शो किया गया है सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट कंप्रेशंस हैं। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ वेव। द वेवलेंथ ऑफ वेव इज मेजर्ड इन मीटर, ये भी मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा, ठीक है, ये लैम्डा है लिखा हुआ, तो इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, प्रोनाउंस एज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से शो है। सिमिलरली पॉइंट डी एंड एच जो है ये भी आर द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शंस हैं। दस द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एच इज इक्वल टू द wavelength lambda of the wave. It is to be noted that the distance between point A and E as well as C and G are equal to the wavelength of wave. तो जी अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम कहते हैं जी ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ बॉडी वाइब्रेट। ये किसके इक्वल होता है कि एक बॉडी कितनी एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट हुई है, उसके इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। ये एफ स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट इसका क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड, के उसने पर सेकंड में कितने साइकिल प्रोड्यूस किए हैं, ये उसका होता है जी यूनिट, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लें आप। ऑल्सो कॉल्ड हर्ट्स, इसको साइकिल पर सेकंड को हम हर्ट्स भी बोलते हैं, मोस्टली ये हर्ट्स ही यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉडी वाइब्रेट्स 4 टाइम इन 1 सेकेंड, अगर मिसाल के तौर पे एक हम बॉडी लेते हैं जिसने एक सेकंड में 4 बार वो वाइब्रेट हुआ, ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 हर्ट्स होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रम बैंड इज 30 हर्ट्स, मीन्स दैट द डायफ्राम ऑफ ड्रम इज वाइब्रेटिंग 30 टाइम। अगर एक ड्रम की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 30 हर्ट्स है, ठीक है, तो उसकी जो डायफ्राम है उसका वो कितनी बार वाइब्रेट हुआ है, 30 टाइम हुआ है इन 1 सेकेंड। लो मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर शोन, यहाँ पे हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी वाली भी दिखाई हुई हैं और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स भी शो की गई हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ ऑफ वेव गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। जब वेवलेंथ, जो वेव की वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रही होती है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो डिक्रीज है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है, तो इसका इन्वर्सली रिलेशन है। दस वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f और f लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपने इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। तो यहाँ तक टाइम पीरियड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। The time during which a body completes one wave cycle is called time period. ऐसा टाइम जिसके दौरान एक बॉडी जो है एक वेव साइकिल कंप्लीट करती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो वेव क्या है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक वेव साइकिल जो है एक बॉडी कितने टाइम में कवर कर रही है, कंप्लीट कर रही है, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड का रिलेशनशिप क्या है फ्रीक्वेंसी के साथ ये हमने देखना है। अब इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड के टर्म्स में अ वेव इज मेजर्ड एज टू हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंप्लीट अ साइकिल। टाइम पीरियड की टर्म्स में हमने देखना होता है कि एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है, वेयर एज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में जब हम देखते हैं वेव इज़ मेजर्ड एज हाउ मैनी साइकिल्स इट कंप्लीट इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी देखनी होती है तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान कितने साइकिल्स जो हैं उसने फ्रीक्वेंसी ने वेव साइकिल कितने किए हैं कवर। इफ़ इन टाइम पीरियड कैपिटल टी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज़ 1, अगर टाइम पीरियड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 है देन द मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का वो होगा f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल इन द फिगर अबव अ रोप वेव कंप्लीटेड 2 साइकिल इन 1 सेकेंड। 2 उसने साइकिल कंप्लीट किए हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, its frequency is 2 cycles per second. If the frequency is 2 cycles per second, the time of one cycle will be a half second. तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिटर्न करेंगे, हाईलाइट कर लें इसको या अंडरलाइन कर लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
इट शोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, के फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के मुतरादिफ है, ठीक है, सॉरी मुतजाद है, उलट है एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसके बाद है जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और सॉरी इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको ये इसकी समझ नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑल द डे लॉन्ग यू हियर डिफरेंट साउंड्स, पूरे दिन में आप डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन बॉडी वाइब्रेट, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी जिस्म जो है वाइब्रेट करता है उसमें से आवाज़ पैदा होती है। कैन यू हियर ऑल द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस वाइब्रेटिंग बॉडीज़, क्या आपको सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ में से प्रोड्यूस होती हैं। यू मे थिंक सो, आपको ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट हियर ऑल द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, हम तमाम वो आवाज़ें नहीं सुन सकते जो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ में से निकलती हैं। आवर हेयरिंग रेंज इज़ लिमिटेड, हमारी सुनने की जो हिस्सा है वो एक लिमिट तक है, एक लिमिट तक काम करती है। द साउंड्स दैट वी कैन हियर आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स, और वो साउंड्स जो हम सुन सकते हैं वो होते हैं ऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं, जो हमें सुनाई देते हैं, ठीक हो गया। Human ear cannot hear sound of a body that is vibrating with frequency less than 20 हर्ट्ज, हमारे कान जो हैं, ह्यूमन ईयर जो हैं, वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड्स को नहीं सुन सकते। इट ऑल्सो कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ बॉडी दैट इज़ वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी मोर दैन 20,000 हर्ट्ज, और ना ही हम वो आवाज़ें सुन सकते हैं, वो साउंड सुन सकते हैं जो ऐसी बॉडी से प्रोड्यूस हो रही हों जो 20,000 से ज़्यादा हर्ट 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हो। इसको 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जा सकता है, 20,000 हर्ट्ज भी कहा जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लें। दस ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन इज़, हमारी जो ह्यूमंस की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे लिए इतनी है, डॉग्स के लिए 40 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज तक है, कैट्स के लिए 45 से 65 किलो हर्ट्ज तक है, इसी तरह बाकी सबकी। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये आपको टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसमें से MCQs बन के आ सकते हैं आपके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ह्यूमंस की याद रखें, ठीक है, डॉग की याद रखें और कैट की। उसके बाद बैस्टिक्स ऑफ साउंड, थिंक ऑफ वेरियस साउंड्स यू हेयर एवरी डे, आप रोज़ाना जितनी भी आवाज़ें सुनते हैं उसके बारे में सोचें, ठीक है, कि आप कौन कौन सी आवाज़ें सुनते हैं, किस किस किस्म की सुनते हैं। वट मेक्स देम डिफरेंट फ्राम वन अनदर, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, और एक आवाज़ दूसरी आवाज़ से कैसे डिफरेंट होती है ये आपने सोचना है, और नीचे आपको टेबल दिया गया है, ठीक है। साउंड के नेम दिए गए हैं, लायन, स्पैरो, बेल, ड्रम, काउ, क्रो, हॉर्न, विसल, और इनको आपने बताना है कि ये साउंड जो है ये किस तरह का है, वीक है, कमज़ोर है, लाउड ऊंचा है, और ग्रेव जैसे कहीं से, ग्रेव वैसे तो मीनिंग है कवर का, लेकिन अगर किसी गहराई से जैसे आवाज़ आ रही होती है, डेप्थ से, उसको हम कहेंगे ग्रेव साउंड। श्रिल, तेज़ आवाज़, तीखी, ठीक है। तो इन सब को हमने ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये सारे आपने सॉल्व करने हैं और कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सी वॉइस जो है वो वीक है, कौन सी लाउड है, कौन सी ग्रेव है और कौन सी श्रिल है। ये आपकी एक्टिविटी है। उसके बाद है पिच ऑफ साउंड, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव वन इज कॉल्ड पिच ऑफ साउंड। साउंड की ऐसी खासियत जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो आवाज़ है वो किसी गहराई से आ रही है, या तेज़ आवाज़ है, तीखी आवाज़ है, या भारी आवाज़ है। ये जब हम इन दोनों में फ़र्क महसूस कर लेते हैं, उस करेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड, साउंड का पिच। नोट द डिफरेंस इन द साउंड्स ऑफ ड्रम एंड बेल, अब हमें डिफरेंस देखना है कि अगर हम ड्रम बजाते हैं या बेल बजाते हैं, दोनों आवाज़ों में क्या मुख्तलिफ है, क्या चीज़ मुख्तलिफ है, क्या डिफरेंस है। द साउंड ऑफ बेल इज़ श्रिल, जो बेल की आवाज़ होगी वो तेज़ होगी, तीखी होगी, लेकिन ड्रम की जो आवाज़ है वो भारी होगी, ग्रेव होगी, यानी जैसे किसी गहराई से आ रही हो भारी आवाज़, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, उसको हमें परफॉर्म करके अंडरस्टैंड करना होगा उसकी वॉइस को। इसको आप रहने दें, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, अच्छा इसको भी छोड़ें। इसमें आपने ये देखना है
एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ग्रेव साउंड ऑफ लो पिच व्हेन वाइब्रेटिंग विद लो फ्रीक्वेंसी। एक ऑब्जेक्ट ग्रेव साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसकी पिच जो है वो लो होती है जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उसकी पिच भी कम होती है। द पिच ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच भी कम होगी। A shrill sound has high pitch, जो shrill sound है उसकी पिच भी हाई होगी, while a grave sound has a low pitch, और जो grave sound है उसकी पिच कम होगी। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। A drum produce a grave sound of low pitch। ड्रम जो है वो ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी पिच कम होती है। It is because its diaphragm vibrates with a low frequency। जिसकी ये क्यों होता है, क्योंकि इसका डायफ्राम जो है वो जैसे वाइब्रेट जो है वो कम फ्रीक्वेंसी से करता है। A bell produce shrill sound। shrill sound of it is because a bell vibrate with high frequency। वो shrill sound क्यों प्रोड्यूस करेगी बेल, क्योंकि बेल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। वॉइस ऑफ चिल्ड्रन आर ऑफ हाई पिच एज कम्पेयर टू एल्डर्स। बच्चों की आवाज़ जो है वो जवानों से ज़्यादा तीखी होती है। वॉइस ऑफ मैन आर ऑफ लो पिच एज कम्पेयर टू वुमेन। और जो औरतों के आवाज़ जो है, मर्दों की आवाज़ जो है वो औरतों के मुकाबले में कम पिच की होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी मेल होते हैं, मर्द होते हैं, उनकी आवाज़ भारी होती है, ठीक है, और औरतों की बारीक होती है। पिच जो है वो औरतों की आवाज़ में ज़्यादा हाई है, ठीक है। वॉइसेस ऑफ बर्ड्स आर ऑफ हाई पिच देन एनिमल्स। एनिमल्स की आवाज़ भारी है लेकिन बर्ड्स की आवाज़ जो है वो तीखी है, श्रिल है, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स ही ज़रा आपको फोकस करने वाले हैं, एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लाउडनेस ऑफ साउंड। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज इट लाउडनेस। दूसरी प्रॉपर्टी साउंड की जो है वो है लाउडनेस, के वो कितनी ऊंची आवाज़ है। तो आप जो है एक साउंड को लाउडर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये आपने echo is a sound that is repeated because the sound waves are reflected back। echo जो है ये ऐसा साउंड है, आवाज़ है जो रिपीट होती है ड्यू टू साउंड वेव्स और रिफ्लेक्ट बैक, वापस मुड़ के हमारे पास आती है। हम किसी खाली जगह पे, खाली कमरे में या फिर पहाड़ों वाली साइड पे जाएं तो हम आवाज़ देते हैं तो हमें वापस हमारी आवाज़ जो है वो आती है, सुनाई देती है दोबारा से, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है, रिपीट होता है साउंड, इसको क्या कहते हैं, एको। साउंड वेव्स कैन बाउंस ऑफ स्मूथ हार्ड ऑब्जेक्ट्स इन द सेम वेज एज अ रबर बॉल बाउंस ऑफ वॉल। जैसे हम एक रबर बॉल को दीवार के साथ मारते हैं किसी बॉल को, तो वो हमारे पास बाउंस होती है और वापस हमारे पास आती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ जाती है, ठीक है। इसी तरह जो आवाज़ है वो टकराएगी वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से हमारे पास वापस आएगी। Although the direction of sound changes, the echo sounds the same as the original sound। उसकी साउंड की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है लेकिन उसका जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, मतलब ओरिजिनल आवाज़ होगी कि जो हम बोलेंगे वही आवाज़ में मुड़ के वापस मिलेगी। फिगर में हमारे पास दिखाया गया है एक बच्चा है खड़ा हुआ और सामने एक सरफेस है, ठीक है। साउंड, ये वेव्स जो हैं ये साउंड वेव्स जा रही हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ साउंड है। यहाँ पे ये टकराएंगी और डायरेक्शन ऑफ एको जो है ये एको वापस आ रही है, ठीक है। साउंड इधर से है और एको की वेव्स ये वापस वैसे ही टकरा के आ रही हैं। उसके बाद है एको इज हियर्ड क्लियरली व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एटलीस्ट 17 मीटर्स अवे। अगर 17 मीटर्स दूर होगी सरफेस जिसके साथ वो जाके टकराएगा, 17 मीटर के फासले पर अगर वो सरफेस होगी जिसके साथ जाके साउंड वेव्स टकराई हैं, तो वो जो एको होगी उसकी आवाज़ जो होगी वो क्लियर होगी, हमें पता चलेगा कि क्या आवाज़ आई है। एकोस कैन बी हेयर्ड इन स्मॉल स्पेसिस विद हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स। कम जगह पे और जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, हार्ड ऑब्जेक्ट्स होंगी जैसे दीवारें। दैट्स वाई एकोस कैन बी हेयर्ड इन अ कैनियन, केव और माउंटेन रेंज। इसकी वजह से हमें एको कहाँ कहाँ सुनाई देती है, गारों में और माउंटेन्स वगैरह की रेंज में, ठीक है, पहाड़ों वाली साइड में। साउंड्स आर नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। साउंड हर दफ़ा रिफ्लेक्ट नहीं करते। इफ़ दे मीट अ सॉफ्ट सरफेस, अगर वो किसी सॉफ्ट सरफेस के साथ मिलते हैं जैसे कुशन है, तकिया वगैरह, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड विल नॉट बाउंस बैक। तो आवाज़ जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और वापस मुड़कर नहीं आएगी। तो आगे है हमारे पास
थंडर साउंड रीच द ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। लाइटनिंग जब होती है बारिश होते हुए तो थंडर साउंड जो है, बादल गरजने की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़ जो है वो भी ज़मीन तक आती है। ठीक है, तो ये भी एक एको की टाइप है। ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन स्काई एट द सेम टाइम। जो बिजली कड़कना और बादल गरजना जो है ये आसमान में एक ही टाइम में होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, आपको जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करवाती हूँ मैं बार बार कहती हूँ, आपने उनको बहुत अच्छे से करना है। थंडर इज़ अ साउंड वेव whereas lightning is the emission of electromagnetic energy। थंडर जो है, बादलों का गरजना, ये हमारे पास एक साउंड वेव है, लेकिन जो लाइटनिंग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो एमिट हो रही है, जो निकल रही है। ठीक है, एमिशन होना, निकलना, रिमूव होना। ठीक है, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हेयर्ड लेटर। लाइटनिंग जो है, ठीक है, जो थंडर है वो बिजली कड़कने की आवाज़ है, जो लाइटनिंग है वो हमें नज़र आती है, रोशनी जो बिजली कड़कती है वो नज़र आती है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, पहले हमें वो लाइटनिंग कड़कती लाइटनिंग नज़र आती है, उसके बाद हमें थंडर सुनाई देती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। तो जो लाइट है वो साउंड से ज़्यादा, आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। ठीक है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है या स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। हेंस यू सी लाइटनिंग इमीडिएटली, इसी वजह से आप जो लाइटनिंग है वो फ़ौरन से देख लेते हैं। बट इट टेक्स द साउंड ऑफ थंडर फ्यू सेकेंड्स टू रीच यू, लेकिन कुछ सेकेंड लगते हैं जब थंडर हमें सुनाई देता है। ठीक हो गया। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में इन दोनों का क्या रिलेशन है। एम्पलीट्यूड टेल्स अस हाउ मच एनर्जी इज़ देयर विद द वेव। एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है कि एक वेव के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है। ठीक है, अ हाई एम्पलीट्यूड वेव इज़ हाई एनर्जी वेव, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे दो वेव्स दिखाई गई हैं, ये एक छोटी सी वेव है। ठीक है, और ये जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था पीछे, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी वेव एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड लो, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी लो एनर्जी वेव होगी। ठीक है, उसकी जो एनर्जी वेव है वो भी कम होगी। इन दोनों चीज़ों को आपने हाईलाइट कर लेना है। इन केस ऑफ साउंड वेव्स, अगर साउंड वेव्स को देखें, हाई एम्पलीट्यूड साउंड विल बी लाउड। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ तेज़ होगी, ज़्यादा होगी, ऊंची होगी। और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी आवाज़ भी ज़रा कम होगी। इन केस ऑफ लाइट वेव्स, लेकिन लाइट वेव्स के केस में हाई एम्पलीट्यूड बीम ऑफ लाइट विल बी ब्राइट। जिसका हाई एम्पलीट्यूड होगा उसकी लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगी, ज़्यादा चमकेगी। एंड अ लो एम्पलीट्यूड बीम ऑफ लाइट विल बी डिम। और जो लो एम्पलीट्यूड होगा जिस वेव का, उसकी जो लाइट है वो भी डिम होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज़ नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ वेव। सिर्फ एम्पलीट्यूड ही नहीं है जो एनर्जी वेव की एनर्जी को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसका भी किरदार है। ठीक है, a wave of particular amplitude will transmit more energy per second if it is a higher frequency। किसी भी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड की जो वेव है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करेगी पर सेकंड के हिसाब से अगर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी तब। बिकॉज मोर वेव्स आर पासिंग बाई इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ज़्यादा वेव्स जो हैं वो एक गिवन टाइम के अंदर ही पास आउट कर सकती हैं। दस एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू फैक्टर्स। तो इस तरह हमारे पास एक एम्पलीट्यूड और एक है फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमारे पास, दो फैक्टर्स हैं जो वेव में से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको हम ईएम भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो उन वाइब्रेशंस के रिजल्ट में जो वेव्स क्रिएट होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, A light wave which is visible to our eyes is a part of electromagnetic wave।
जो भी लाइट वेव है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फिगर दिखाई गई है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि विजिबल लाइट जो है हमारे पास उसके अंदर ये सारे कलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर ये सारा हमें अभी ऐसे आपको डायग्राम समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगी, पहले हम नीचे से इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट ओनली अ रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। हमारी जो इंसानी आंख है वो वेवलेंथ की सिर्फ उस रेंज को डिटेक्ट कर सकती है जिसके अंदर 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान जो वेव्स होंगी सिर्फ उनको ही वो देख सकती है, उनको ही डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये वेवलेंथ है हमारे पास दी हुई, ठीक है। उसकी वेवलेंथ क्या है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारा हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड विजिबल लाइट। तो ये जो हमें रेंज दी हुई है 400 से 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जिसको हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं। लाइट वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वेव्स बिकॉज दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट वेव्स जो हैं वो बाकी वेव्स से थोड़ी मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती हैं, ठीक है। लाइट वेव इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इनको हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज करते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सन एंटर्स अ ग्लास प्रिज्म, जब एक रोशनी जो है सूरज की रोशनी एक ग्लास प्रिज्म के अंदर से गुजरेगी, एंटर होगी उसके अंदर, ठीक है। ये नीचे आपको एक प्रिज्म दिखाई गई है। इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। तो ठीक है, वो वाइट लाइट एंटर हुई थी ना सन की, लेकिन जो निकलेगी वो उसके अंदर से 7 कलर्स निकलेंगे। वो 7 कलर्स कौन से होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे हम रेनबो में भी यही कलर्स होते हैं। दीज कलर्स मेक विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। 400 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, ठीक है। वायलेट कलर जो है इसका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है और 700 जो है वो रेड वेवलेंथ का जो है रेडिएशन वो सॉरी वेवलेंथ उसकी है 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये चीज़ें जो अंडरलाइन की हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपको ये डायग्राम भी आनी चाहिए, बहुत ईजी है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद हाई फ्रिक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ इंक्लूड अल्ट्रावायलेट लाइट। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है उनमें अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाती है, एक्स रेज, गैमा रेज उनमें इंक्लूड है, ठीक है। और ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके अंदर फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ लॉन्गर होती है उनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है। ये सारा यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से तैयार करना है। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन बिलो। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं, एप्लीकेशंस जो हैं वो हम रीड करने जा रहे हैं। रेडियो वेव है कम्युनिकेशंस, रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविजन। इसको रेडियो वेव को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, इस सब में कौन सी वेव यूज़ होती है, रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोवेव, कुकिंग एज इट हीट्स द वाटर और फैट इन फूड स्टफ्स इन माइक्रोवेव ओवन। हम घर में ओवन माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, उसको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने वगैरह बनाने के लिए। तो वो पानी को हीट करता है या खाने के अंदर जो फैट है उसको हीट अप करता है, और माइक्रोवेव ओवन जो है वो यूज़ होता है कुकिंग के लिए। इंफ्रारेड वेव्स, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज रिमोट कॉन्टैक्ट्स। ऐसे शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं जिसके अंदर हम रिमोट कॉन्टैक्ट भी होता है, जैसे टीवी के लिए रिमोट यूज़ होता है, उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। कोई भी छोटी टॉय कार है, खिलौना है, उसके साथ रिमोट कंट्रोल है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें जिनके साथ रिमोट होगा वो उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। विजिबल, इल्यूमिनेट्स थिंग्स एज वी कैन सी देम। ऐसी चीज़ों को इल्यूमिनेट करता है कि हम उसे देख सकें, विजिबल कर देता है। अल्ट्रावायलेट, यूवी होता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एज इट किल्स बैक्टीरिया, ये स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार देता है।
एक्सरेज क्या है? टू सी थ्रू सॉफ्ट टिश्यू एंड लुक एट द स्केलेटन। सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर देख सकते हैं हम, या फिर स्केलेटन को देखने के लिए एक्सरेज यूज़ होता है। हम जब भी हमारी हड्डियों को कोई मसला बन जाता है तो हम क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं, ताकि हमारे स्केलेटन को देखा जा सके, हमारी बोन्स को देखा जा सके कि हमारी बोन्स के अंदर क्या इशू है। नेक्स्ट है गैमा रेज, यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। गैमा रेज जो है ये कैंसर सेल, जितने भी कैंसर के मरीज हैं उनके अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए गैमा रेज यूज़ होती हैं। ड्यूरिंग गैमा रेज रेडियोथेरेपी, ये क्या होता है, कैसे किया जाता है? रेडियोथेरेपी या गैमा रेज रेडियोथेरेपी उसको बोलते हैं, उसके ज़रिए कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक क्लियर होता है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।